नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं। विषय है भारत की रक्षा साझेदारी और टेक्नोलॉजी हस्तांतरण। हम देखेंगे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है और तकनीक का लेन देन, ये भारत की रक्षा क्षमताओं को कैसे मजबूत कर रहा है। तो इन स्रोतों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये साझेदारियाँ ये आधुनिकीकरण में कैसे मदद कर रही हैं और स्वदेशीकरण मतलब आत्मनिर्भरता उसमें, क्षमता निर्माण में, और हाँ, भू राजनीतिक रिश्तों पर क्या असर पड़ रहा है ये भी देखेंगे। रक्षा कूटनीति जिसमें ये संयुक्त अभ्यास, रक्षा व्यापार, साथ मिलकर हथियार बनाना, खुफिया जानकारी साझा करना, ये सब शामिल है। ये भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बन गई है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ ये देखना दिलचस्प है, जो इन स्रोतों से साफ भी होता है, कि ये साझेदारियाँ सिर्फ तात्कालिक सैन्य जरूरतें ही पूरी नहीं कर रही हैं, बल्कि ये भारत की जो लंबे समय की रणनीतिक स्वायत्तता है, यानी अपने फैसले खुद लेने की ताकत, उसकी नींव भी रख रही हैं। एक तरह का संतुलन है ये। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं भारत के जो मुख्य रक्षा भागीदार हैं उनसे। रूस सबसे पुराना, सबसे बड़ा भागीदार रहा है। S-30 MKI लड़ाकू विमान, T-90 टैंक, INS विक्रमादित्य और खासकर ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, ये सब तो रूस के सहयोग से ही हैं। हाँ, ये दिखाता है कि रूस का आधार कितना मजबूत रहा है, और ये साझेदारी आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका, वो 2000 के दशक के बाद से एक बहुत अहम रणनीतिक भागीदार बनकर उभरा है। C-17 ग्लोबमास्टर जैसे भारी परिवहन विमान, अपाचे हेलीकॉप्टर, P-8I पोसाइडन जो समुद्र पर निगरानी रखते हैं, ये सब बहुत हाईटेक प्लेटफॉर्म अमेरिका से आए हैं। और इसमें सिर्फ हथियार या प्लेटफॉर्म ही नहीं है, COMCA से और BECA जैसे समझौते भी हुए हैं। COMCA से दोनों सेनाओं के बीच सुरक्षित कम्युनिकेशन संभव हुआ है, जिससे तालमेल बेहतर होता है। और BECA, उससे भारत को अमेरिका की जो उन्नत सैटेलाइट तस्वीरें हैं, नक्शे हैं, उन तक पहुंच मिली है। ये निशाना साधने, ऑपरेशन प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। ये सिर्फ हार्डवेयर नहीं, सॉफ्ट पावर और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है। अच्छा, फ्रांस भी एक अहम खिलाड़ी है। राफेल जेट, स्कॉर्पियन पनडुब्बियां, ये हमारी वायुसेना और नौसेना के लिए बहुत जरूरी साबित हुई हैं। हाँ बिल्कुल। और इजराइल, वो तो जैसे मिसाइल, रडार, UAV यानी ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक, इन सब का एक पावर हाउस लगता है। हाँ बराक और स्पाइडर मिसाइल सिस्टम इसके अच्छे उदाहरण हैं, है ना? बिल्कुल। यहाँ एक पैटर्न साफ दिखता है, जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं। हर साझेदारी की अपनी खास भूमिका है। रूस वो पारंपरिक सप्लायर है और सह विकास में भी साथी रहा है। अमेरिका एकदम लेटेस्ट तकनीक और इंटरऑपरेबिलिटी लाता है। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब मित्र देशों की सेनाओं के साथ मिलकर काम करने की क्षमता। अच्छा, हाँ। फ्रांस नौसेना और एरोस्पेस में महत्वपूर्ण है, और इजराइल वो उन खास अत्याधुनिक तकनीकों में माहिर है जिनकी जरूरत अक्सर अचानक पड़ जाती है। तो ये जो विविधता है, ये भारत को लचीलापन देती है। किसी एक देश पर निर्भरता कम होती है। ये बात तो है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी हस्तांतरण यानी TOT की। ये शब्द काफी सुनने में आता है। इसका सीधा मतलब तो यही है कि विदेशी कंपनियों से उन्नत रक्षा तकनीक लेना ताकि भारत खुद उन्हें बना सके। इसके तरीके क्या हैं? हाँ, कई तरीके हैं। सबसे आम है लाइसेंस लेकर उत्पादन करना, जैसे HAL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL है। इन्होंने लाइसेंस पर कई विदेशी हेलीकॉप्टर, विमान, मिसाइलें बनाई हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। दूसरा तरीका है मिलकर कुछ नया विकसित करना, जॉइंट डेवलपमेंट। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ब्रह्मोस ही है। भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक। और तीसरा है ऑफसेट। इसमें क्या होता है कि जब कोई विदेशी कंपनी भारत को कुछ बेचती है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का एक हिस्सा भारत में ही निवेश करना पड़ता है, जैसे यहीं भारत में पुर्जे बनवाना या रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में पैसा लगाना। अच्छा, तो ये एक तरह से मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देता है। हाँ बिल्कुल। और इस टोटी का सीधा असर भारत के अपने रक्षा उद्योग पर पड़ा है। सरकारी कंपनियां जैसे DRDO, HAL, BEL तो मजबूत हुई हैं, साथ ही अब प्राइवेट सेक्टर भी तेजी से आगे आ रहा है। L&T, टाटा एडवांस सिस्टम्स और भी कई कंपनियां हैं। और इसी के दम पर हमने देखा है कि तेजस जैसा हल्का लड़ाकू विमान LCA बना, अर्जुन टैंक बना, ब्रह्मोस तो है ही, और अब तो पूरा का पूरा विमान वाहक पोत INS विक्रांत भी स्वदेशी है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि धीरे धीरे ही सही, पर आयात पर निर्भरता कम हो रही है।
ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस कदम है। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। स्रोत बताते हैं कि चुनौतियां भी हैं। अक्सर ये जो जॉइंट प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें देरी हो जाती है, लागत बढ़ जाती है। होता है ऐसा? हाँ, ये बिल्कुल होता है। ये एक बड़ी चुनौती है। और दूसरी बड़ी चुनौती है बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी आईपीआर पर बातचीत। मतलब तकनीक देने वाला देश कितनी तकनीक देगा, उसका असली मालिकाना हक किसके पास रहेगा, ये सब बातें बहुत जटिल होती हैं। हाँ, ये तो हो गई। टेक्नोलॉजी लेना एक बात है और उसे पूरी तरह से समझकर आत्मसात करके फिर उससे बेहतर बनाना वो दूसरी बात है। इसमें वक्त लगता है और कई बार नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते। तो भविष्य को देखते हुए आगे क्या लगता है, किस तरफ ध्यान रहेगा? भविष्य में जोर अब और भी नई तकनीकों पर होगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, साइबर युद्ध की तकनीकें, अंतरिक्ष आधारित सिस्टम्स। इनमें मिलकर काम करने की जरूरत और बढ़ेगी। क्वाड जैसे जो समूह हैं उनके जरिए सहयोग और गहरा होगा, ऐसी उम्मीद है। और एक और कोशिश ये रहेगी कि भारत जो टीओटी से अनुभव हासिल कर रहा है उसका इस्तेमाल करके खुद एक रक्षा निर्यातक देश बने। ये दिलचस्प है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये तो साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और टेक्नोलॉजी का लेन देन ये भारत के रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के सफर के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, इसमें अपनी चुनौतियां हैं, रुकावटें हैं, लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बिना शायद आगे बढ़ना मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। टेक्नोलॉजी हस्तांतरण की जो अब तक की सफलताएं रही हैं और जो मुश्किलें हमने देखी, इनको ध्यान में रखते हुए भारत की अगली बड़ी स्वदेशी रक्षा कामयाबी क्या हो सकती है? कोई ऐसी चीज जो शायद दुनिया को चौंका दे? और जो आज की ये साझेदारियां हैं वो उस बड़ी कामयाबी तक पहुंचने में कैसे मदद कर सकती हैं? इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा।